गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आई होप सब अच्छा होगा, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, जैसा कि हम लेक्चर 10 में भी बात किए और आज भी हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन ही बात करने जा रहे हैं। कल 6.13 तक पहुंच गए थे, आज उससे आगे बात करेंगे। तो कुछ बच्चों ने कमेंट किए हैं जो सर 10th का क्लास कब स्टार्ट करेंगे। तो मैं 10th के बारे में कल इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, जो किस तरह से उसका क्लास का शेड्यूल रहेगा, सप्ताह में कितने दिन होगा। वैसे अभी 10th में जो भी आपके रिलेटिव हैं 10th पास कर गए हों, स्टेट बोर्ड से तो रिजल्ट पब्लिश हो गया है, सीबीएसई बोर्ड अभी बचा हुआ है, तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है जो जब तक उसका एक सही समय आएगा, सही समय उसका क्या होता है, अगस्त से तो स्टार्ट ही होता है। वैसे कहने के लिए मई से एडमिशन ओपन रहता है, लेकिन रियल क्लास जो है सभी जगह स्टार्ट होता है अगस्त से ही, तो उसके लिए टेंशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया है तो जल्द ही हम इसके बारे में कल आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, जो किस तरह से उसका क्लास शेड्यूल रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे 6.14। 6.14 इसमें क्या क्वेश्चन का बात किया गया है? 6.14 में क्या है? तो गिव एग्जाम्पल, giving example different between roasting and calcination. Roasting and calcination कहा जा रहा है। जो बताइए जो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बीच किस तरह का डिफरेंस है। तो रोस्टिंग, यदि हम लोग ओर को हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ एयर बिलो मेल्टिंग पॉइंट या बिलो फ्यूजन टेम्परेचर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, या यूं कहें एक्सेस एयर, या यूं कहें ऑक्सीजन, इज कॉल्ड रोस्टिंग। तो जैसा कि हम ZnS का यदि हीट करते हैं तो क्या बनता है? ZnO और प्लस SO2। तो ये घटना क्या कहलाएगा? रोस्टिंग। ये जो घटना है इसको हम कह देंगे रोस्टिंग। कैल्सिनेशन, तो कैल्सिनेशन यदि कहें जैसा कि ZnCO3, ZnCO3 यदि हम हीट करते हैं, अब्सेंस ऑफ एयर नहीं होना चाहिए, इसमें एयर रहता है, इसमें कोई एयर नहीं होना चाहिए, तो फिर ये बन गया ZnO और CO2। तो ये घटना किस नाम से जाना गया बाबू? कैल्सिनेशन। चाहे कैल्सिनेशन हो या रोस्टिंग, दोनों रिवर्बेराटोरी फर्नेस में ही करवाया जाता है। इस दोनों के प्रोसेस के दौरान जो वोलेटाइल इम्प्यूरिटी जो होगा वे एस्केप कर जाएगा, जो वाटर वेपर होगा वे एस्केप कर जाएगा, जो ऑर्गेनिक मैटर होगा वे बर्न कर जाएगा। तो इसमें तो बर्न कर जाएगा, लेकिन इसमें बर्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है।
इस दोनों ही प्रोसेस में मेरा मकसद क्या था, जो ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। और ऑक्साइड में कन्वर्ट करके क्या करेंगे हम, तो इजी से उसको रिड्यूस करा सकते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है गिविंग एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल दीजिए। तो ये हम बात कर लिए हैं लेक्चर नंबर 4 में। ये कितने में बात किया गया है, लेक्चर नंबर 4 में। आपको लेक्चर नंबर 4 सर्च करना है, मेटलर्जी का, या हम लोग क्या कहते हैं, जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। तो उसमें लेक्चर नंबर 4 में आपको ये मेंशन कर दिया गया है। अब ये न समझ लें जो पूरे का लेक्चर 4, उसमें आपको स्पष्ट होगा कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अगला क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज कास्ट आयरन डिफरेंट फ्रॉम पिग आयरन। तो ब्लास्ट फर्नेस बात किए हैं, और उस ब्लास्ट फर्नेस में हमने देखे जो भी आयरन ऑब्टेन हुआ उसको हम लोग पिग आयरन कहते हैं। और पिग आयरन एक बैड क्वालिटी का आयरन है, कहा जाए जो सबसे बैड क्वालिटी का आयरन तो क्या कहेंगे, पिग आयरन। और ये क्वालिटी ऑफ आयरन डिपेंड करता है जो उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना है। जितना ज़्यादा कार्बन का परसेंटेज होगा उसका क्वालिटी उतना ही बैड होगा। तो ये पिग आयरन आयरन के कैटेगरी में सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट है, और भी नियर अबाउट कितने परसेंट है, 4%। साथ ही साथ उसमें स्मॉलर अमाउंट में सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, Mn इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहता है। यदि हम लोग पिग आयरन को अगेन हीट करते हैं, मेल्ट कराते हैं, एयर को ब्लास्ट कराते हैं, तो एयर को जैसे ही हम ब्लास्ट कराएंगे तो उसमें जो इम्प्योरिटीज है वे ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और ऑक्साइड में कन्वर्ट हो करके वे उसमें से रिमूव हो जाता है। तो इस तरह से ये पिग आयरन अगेन कन्वर्ट होता है कास्ट आयरन में, यानी कास्ट आयरन में कार्बन का परसेंटेज पिग आयरन से कम होता है, मतलब लेस देन 4%, और लेस देन 4% को हम कह सकते हैं 3%। तो इस तरह से कास्ट आयरन और पिग आयरन में डिफरेंस है। पिग आयरन, द आयरन ऑब्टेन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस contain about 4% carbon and many impurities like sulfur, phosphorus, silicon and Mn। ये याद रखना है, जो ब्लास्ट फर्नेस से जो पिग आयरन मिलता है उसमें कौन कौन इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहता है, तो ये सब। लेकिन ये सब का सब स्मॉल अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में कौन होता है, कार्बन। दिस इज नोन एज पिग आयरन एंड कास्ट इनटू वैरायटी ऑफ शेप, और इसी को मेल्ट करके अलग अलग शेप में अलग अलग आयरन में कन्वर्ट किया जाता है। अगेन कास्ट आयरन, इट इज डिफरेंट फ्रॉम पिग आयरन एंड इज मेड बाय मेल्टिंग पिग आयरन। यानी कास्ट आयरन में एक ही बात समझें, जो पिग आयरन के मेल्टिंग कराने से बनाया जाता है, और इट हैज लेस अमाउंट ऑफ कार्बन, नियरली कितना परसेंट, 3%। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन मिनरल एंड ओर्स। ओर्स और मिनरल के बीच डिफरेंशिएट करना है, अलग समझना है। तो एक वैसा कंपाउंड जो अर्थ से आइसोलेट किया जाए किसी भी एलिमेंट का, तो उसको मिनरल कह दिया गया। और उस मिनरल को यदि हम यूज कर लेते हैं पार्टिकुलर मेटल यानी एलिमेंट को आइसोलेट करने के लिए, तो उसको ओर कहा गया है।
जैसा कि आयरन में हम जानते हैं जो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, आयरन पायराइट्स, तो ये सभी का सभी क्या है, मिनरल है। और यदि हम उस आयरन पायराइट्स या हेमेटाइट, जैसा कि हम हेमेटाइट का बात किए हैं, हेमेटाइट सेलेक्ट करते हैं आयरन को आइसोलेट करने के लिए, तो उस आयरन का नाम हो गया ओर। तो एक पॉइंट फेमस है जो ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। तो इस तरह से ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, ये मुलाकात होगा लेक्चर नंबर 1 में, यानी मिनरल और ओर का अलग अलग एग्जाम्पल एक्सप्रेस कर देना, वही उसका डिफरेंशिएट हो गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो व्हाई कॉपर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई कॉपर मैट इज पुट इन सिलिका लाइंड कन्वर्टर। सिलिका, क्या फार्मूला होता है सिलिका का? पता है जो सिलिका का फार्मूला क्या होता है? तो यदि सिलिका कहा जाए तो SiO2। तो पूछ दिया गया जो सिलिका, व्हाई कॉपर मैट इज पुट इन सिलिका लाइंड कन्वर्टर। कॉपर मैट मतलब कॉपर के एक्सट्रैक्शन के दौरान जो इम्प्यूरिटीज होता है, यानी इम्प्यूरिटीज प्लस कॉपर, उसको सिलिका के साथ क्यों मिलाया गया? तो हम बात कर रहे हैं मेटलर्जी का, और मेटलर्जी में यदि किसी को किसी के साथ मिलाया जा रहा है तो मकसद तो एक ही है, प्यूरिफाई करना। तो यहाँ पे सबसे पहले जानना जरूरी है जो सिलिका किस नेचर का होता है। तो ये होता है एसिडिक नेचर। कैसे हम समझ जाएं जो ये एसिडिक नेचर होता है? तो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, इसलिए ये एसिडिक नेचर का होता है। और यदि इसके साथ किसी को पुट किया जाए, रखा जाए, इसका मतलब वे बेसिक नेचर होगा। क्योंकि हम लोग एक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट समझे हैं, जो एक वैसा एडिशनल मटेरियल बाहर से ऐड किया गया वैसा सबस्टेंस जो गैंग को रिमूव कर दे, उसको ही नाम रखा गया है फ्लक्स। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कॉपर मैट को सिलिका लाइंड के कन्वर्टर में मिलाया जा रहा है, इसका मतलब ये एसिडिक, कॉपर मैट बेसिक होगा। तो कहेंगे जो कॉपर मैट कंटेन बेसिक गैंग, लाइक FeO मेटल का ऑक्साइड है, Fe2O3 etc। तो यदि SiO2 में मिलाया जा रहा है कॉपर मैट को, और कॉपर मैट में ये प्रेजेंट होता है, ये याद रखना पड़ेगा, तो बन जाएगा FeSiO3। ये काम कर रहा है यहाँ पे, ये तो गैंग हो गया, और ये क्या है, फ्लास्क। और फ्लास्क और गैंग दोनों मिल करके क्या फॉर्मेशन करता है? तो स्लैग का फॉर्मेशन कर देता है। इसको क्या पढ़िएगा? आयरन सिलिकेट के नाम से जाना जाएगा।
आयरन सिलिकेट। तो समझ गए आप जो कॉपर मैट। तो जब भी हम लोग मेटलर्जी का बात करें तो थोड़ा लॉजिकली बात करें, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है 100% जो जितना आपको हम दिए वही सब रहेगा, कुछ अननोन भी हो सकता है। तो इसमें तो रिमूविंग का प्रक्रिया है, और रिमूविंग के लिए यदि एसिडिक गैंग है तो बेसिक फ्लक्स, एसिडिक फ्लक्स है तो बेसिक गैंग, एंड सो ऑन वाइस वर्सा। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। What is the role of cryolite in the metallurgy of aluminium? तो सबसे इम्पोर्टेंस बात है क्रायोलाइट का फार्मूला जानना। ये जो फार्मूला है इसका यानी वर्ड जो देख रहे हैं उसका फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है Na3Alf6। सबसे इम्पोर्टेंस पहले क्रायोलाइट का फार्मूला। दूसरा, जो एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन के दौरान क्रायोलाइट क्यों ऐड किया जाता है? एल्युमिनियम हॉल हेराल्ड प्रोसेस द्वारा एक्सट्रैक्शन होता है। हम क्या करते हैं, क्रायोलाइट ऐड करते हैं इसलिए क्योंकि ये मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है और मेटल का जो कंडक्टिविटी है उसको बढ़ा देता है। तो क्रायोलाइट एक न्यूट्रल फ्लक्स है। ये कैसा फ्लक्स है? एक न्यूट्रल फ्लक्स। एक इसमें देखिए, क्रायोलाइट इज एडेड टू इलेक्ट्रोलाइट टू लोअर मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर देता है? कम कर देता है। एंड मेक द मेटल मोर कंडक्टिव। इट इज क्या कह दिए, जो कैसा फ्लक्स है? तो इट इज न्यूट्रल फ्लक्स। फ्लक्स या तो एसिडिक होता है या नहीं तो बेसिक होता है। और तीसरा जो कैटेगरी है उसका नाम न्यूट्रल फ्लक्स। और आपसे पूछ दिया जाता है जो न्यूट्रल फ्लक्स कहाँ यूज किया जाता है, तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रोमेटलर्जी में यूज किया जाता है, यानी जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है। तो क्रायोलाइट क्या काम किया? मेल्टिंग पॉइंट को घटा दिया और कंडक्टिविटी को बढ़ा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज लीचिंग कैरीड आउट इन केस ऑफ लो ग्रेड कॉपर? आपसे पूछा जा रहा है जो लो ग्रेड जो कॉपर है उसका लीचिंग कैसे किया जाता है। तो लीचिंग का मतलब ही होता है, सबसे पहले लीचिंग समझें जो क्या होता है। तो लीचिंग में हम क्या करते हैं, ओर को किसी पार्टिकुलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व कराते हैं। पार्टिकुलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करा देते हैं ताकि उसमें इम्प्योरिटी डिजॉल्व हो जाए और डिजॉल्व न। तो हम कहेंगे जो ये जो कॉपर है इसका जो लीचिंग किया जाए वे हाइड्रोमेटलर्जी से। सबसे पहला क्वेश्चन याद कीजिए, जस्ट वही क्वेश्चन है। तो कहेंगे जो कॉपर इज लीचिंग बाय हाइड्रोमेटलर्जी। और हाइड्रोमेटलर्जी मतलब हम लोग क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में इसको डिजॉल्व कराते हैं, जैसा कि Fe ये सॉलिड लिए थे और Cu++ ये एक्वस है, ये बन जाएगा Fe2+, यानी ये बन गया अब एक्वस और Cu को रिमूव कर दिया। तो मेन पॉइंट यहाँ इतना ही रहा, जो कॉपर का लीचिंग कौन सा, हाइड्रोमेटलर्जी के द्वारा।
और हाइड्रोमेटलर्जी में क्या होगा, तो हम लोग कॉपर और को के सॉल्यूशन को पार्टिकुलर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ मिला देते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। Why is zinc is not extracted from zinc oxide through reduction using carbon monoxide? कहा जा रहा है जो कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज करके क्यों नहीं हम जिंक ऑक्साइड को जिंक में कन्वर्ट करते हैं। Why zinc is not extracted? ये जो जिंक ऑक्साइड है इसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्यों नहीं रिडक्शन कराया जाता है, किस में, जिंक में। इस तरह का हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन हो जो इसके द्वारा संभव नहीं है, तो याद कीजिए इलिंघम डायग्राम। इलिंघम डायग्राम जो आपको दिए हैं इस लेक्चर में, उस लेक्चर को देखेंगे तो यह स्पष्ट होगा जो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये दो कंडीशन में, जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा तो उस सिचुएशन में ये रिडक्शन करेगा, और यदि टेम्परेचर लो होगा तो ये रिडक्शन नहीं करेगा। तो हम क्या कहेंगे, जो जिंक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जिंक ऑक्साइड यूजिंग कार्बन, क्या कहेंगे, जो जिंक इज ऑब्टेन फ्रॉम जिंक ऑक्साइड यूजिंग कार्बन, यूजिंग क्या, कार्बन, और कार्बन को ही क्या कहा गया है, कोक। इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या होता है, बदले में, इंस्टेड ऑफ CO, यानी CO ना यूज करके हम क्या यूज करेंगे, C। तो ZnC मिलके हो गया Zn प्लस CO, ये गैस एस्केप कर जाएगा। द रिडक्शन ऑफ ZnO इंटू Zn यूजिंग CO रिक्वायर्ड वेरी हाई टेम्परेचर, क्या कहेंगे, जो जिंक ZnO converted into Zn by using CO required very high temperature। इस टेम्परेचर हाई के कारण CO का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और ये बात हम लोगों को कैसे स्पष्ट होता है, बाय फ्रॉम द इलिंघम डायग्राम। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। वैल्यू ऑफ del G नोट फॉर फॉर्मेशन ऑफ Cr2O3 इज इतना, एंड दैट ऑफ Al2O3 इज इतना। इज द रिडक्शन ऑफ Cr2O3 पॉसिबल विथ एल्युमिनियम। कहा जा रहा है जो ये जो Cr2O3 है उसका रिडक्शन एल्युमिनियम के द्वारा पॉसिबल है। तो ये कहाँ से हम लोग समझेंगे, तो लेक्चर नंबर 5
कहाँ से? तो लेक्चर नंबर 5 में जाकर के देखना है। और वहाँ पे क्या है? इलिंघम डायग्राम का बात है। उस इलिंघम डायग्राम में स्पष्ट किए हैं जो जिसका डेल जी नोट का वैल्यू जितना ही ज्यादा निगेटिव हो वे कम निगेटिव वाला को रिड्यूस कर देता है। तो देखें आप गौर से, यहाँ पे Al2O3 मतलब एल्युमिनियम का इतना है और क्रोमियम का इतना। तो एल्युमिनियम तो ज्यादा निगेटिव में है क्रोमियम की अपेक्षा, इसलिए सबसे पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा? S। हाँ, रिडक्शन होगा। और डिटेल के लिए हम लोग क्या कहेंगे? जो जिसका रिडक्शन डेल जी का जितना ही ज्यादा निगेटिव होगा उतना ही आसानी से रिड्यूस कर देगा कम निगेटिव वाला को। तो यहाँ पे जैसे ही रिड्यूस करेगा तो Al2O3 और क्या बन जाएगा? यहाँ Cr2 होगा, ये बन जाएगा क्रोमियम। तो क्या जवाब होगा इसका? S। और S में हम लोग कहाँ से क्लियर कर लेंगे? इलिंघम डायग्राम से। तो क्या लिखेंगे? जो फ्रॉम इलिंघम डायग्राम। तो इसको मैं आंसर बना ही देता हूँ, आप लोगों को थोड़ा परेशानी होगा। क्या बना देते हैं? जो फ्रॉम इलिंघम डायग्राम, इलिंघम डायग्राम, it is clear that more negative oxide forming metal reduce the देखें आप लोग नीचे में लिखिएगा, reduce the less negative oxide forming metal। ध्यान रहे जो इसी का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आउट ऑफ C and CO which is better reducing agent for ZnO? अभी ही ना बात किए, यानी इसका आंसर क्या कहेंगे? लाइक टू क्वेश्चन 6.20, यानी 6.20 में जब ही दिए आंसर क्या दिए? जो कार्बन आसानी से रिड्यूस कर देता है लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड को हाई टेम्परेचर चाहिए, किसकी अपेक्षा? कार्बन की अपेक्षा। इसलिए हम क्या कहेंगे? जो कार्बन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो हाई टेम्परेचर से क्या होगा? हम बात कर रहे हैं मेटलर्जी का। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है? जो कम से कम खर्च में हमको मेटल ऑब्टेन हो जाना चाहिए, वे प्रोसेस ऑपरेट किया जाता है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बात करें। क्वेश्चन नंबर 6.23 कहा जा रहा है द चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इन ए पार्टिकुलर केस डिपेंड ऑन थर्मोडायनामिक फैक्टर। तो हम लोग ये बात कहां से? तो लेक्चर 5 से। और लेक्चर 5 में क्या बात किए? इलिंघम डायग्राम। और हम देखें जो थर्मोडायनामिकल इफेक्ट पड़ता है, जितना ही ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो कुछ केस में रिडक्शन संभव था, कुछ केस में रिडक्शन संभव नहीं था। तो आंसर क्या होगा? जो डिपेंड ऑन द थर्मोडायनामिक फैक्टर।
because we know that in some case reduction possible and some case reduction is not possible. How far do you agree with this statement? Support your opinion with 2 example. तो आपको क्या करना है, वे लेक्चर नंबर 5 का इलिंघम डायग्राम बना लेना है और उसी इलिंघम डायग्राम वही उसका आंसर हो गया, यानी क्लियर हो गया। तो क्या समझे, जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वे लेक्चर नंबर 5 में कौन सा, तो इलिंघम डायग्राम बना देना है। और इस इलिंघम डायग्राम में जो पॉइंट दिए हैं, जो जिस ऑक्साइड का डेल जी नोट जितना ही ज़्यादा निगेटिव होगा वे लेस निगेटिव वाला को रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलें 6.4। ये सब क्वेश्चन आपको जिसमें होमवर्क है उसमें क्वेश्चन दे दिए हैं। वे क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, लिंक दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन मिल जाएगी एनसीईआरटी का। नेम द प्रोसेस फॉर विच क्लोरीन इज ऑब्टेन एज बाई प्रोडक्ट। व्हाट हैपन इफ एन एक्वस solution of NaCl is subjected to electrolysis। तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर दें, जो ये लेक्चर नंबर कितना में मुलाकात होगा, 3 में। वहाँ हम डाउन्स प्रोसेस का बात किए। जो NaCl यदि फ्यूज्ड लिया जाए तो Na+ और Cl- ऐड कह देंगे कैथोड। यदि कैथोड का बात करें तो Na जा करके डिपॉजिट होगा और एट एनोड बात करें तो Cl2 डिपॉजिट होगा, ये गैस के रूप में। और यही क्या है, बाई प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। फिर इसमें आगे क्वेश्चन कहा गया, इफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये आपका फ्यूज्ड है। यदि NaCl एक्वस हो तो उस सिचुएशन में फर्क इतना ही होता है, यदि NaCl को इलेक्ट्रोलाइज्ड कर रहे हैं तो Na+ और Cl-। और यदि एक्वस है तो वाटर भी होगा, और वाटर होगा तो H+ और OH-। इस बार क्या होगा, इस दोनों में से एनोड पे कौन पहुंच जाएगा, तो हाइड्रोजन। अब ये बात हम कैसे समझ लेंगे, तो ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाना होगा। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 1 से देखें, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 1, उस 1 और 2 दोनों देख लेना है, 1 और 2। इस दोनों में क्लियर हो जाएगा जो कौन पहले लिबरेट होगा, क्योंकि वहाँ कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं H+ हो और अदर कोई केटाइन हो तो पहले कौन लिबरेट होगा, H+, एक्सेप्ट कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और मरकरी को छोड़ करके। तो 6.4 का आंसर हम लोगों को लेक्चर नंबर कितना से, 3 से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6.25, पहले इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रेफाइट रॉड? ग्रेफाइट रॉड इन इलेक्ट्रोमेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। किसी भी मेटलर्जी में यदि ग्रेफाइट, गोल्ड, प्लैटिनम इस सब का इस्तेमाल किया जाए तो ये एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है। तो कहेंगे ग्रेफाइट रॉड एक्ट एज इनर्ट इलेक्ट्रोड। ये कैसा काम करता है,
इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह से, बिकॉज इट डू नॉट रिएक्ट विथ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से रिएक्ट नहीं करता है। अब सवाल है जो इसमें रिएक्शन किस तरह से होता है, तो Al2O3 और हम ले रहे हैं कार्बन, ये ग्रेफाइट है, और यदि ग्रेफाइट तो ये काम करेगा कैसा, इलेक्ट्रोड की तरह से, तो यहाँ लिबरेट होगा Al प्लस CO2, बैलेंस कर देंगे, यहाँ भी 2 हो जाएगा। अब इसमें टूटता कैसे होगा, तो Al2O3 जब भी टूटेगा तो Al3 प्लस और O2 माइनस, अब ये कहाँ पहुंच जाएगा, तो एट कैथोड, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और जैसे ही कैथोड तो Al ये सॉलिड के रूप में, और ये क्या ऑब्टेन होगा एट एनोड, और एनोड चाहे कैथोड कहें या एनोड, ये किसका बना हुआ है, ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट मीन्स कार्बन का, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच तो हाईली अफिनिटी होता है, इसलिए ये रिएक्ट करके क्या बना सकता है, CO बन सकता है और CO2। ध्यान दें, ये दोनों बन सकता है, दोनों ही केस में अलग अलग रिएक्शन होगा, अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा। तो हमको तो सिर्फ इतना ही पूछा जा रहा था, जो व्हाट इज द रोल, इसका रोल क्या है, तो क्या कहेंगे, बस एक ही पॉइंट है, जो ये इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह से काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 6.26। तो 6.26 क्वेश्चन क्या है, और एक क्वेश्चन इसमें गैपिंग है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे दिया गया है 6.27 कहा जा रहा है, आउट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जोन रिफाइनिंग ऑफ मेटल, जोन रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग। तो इसके लिए आपको लेक्चर नंबर कितना देख लेना है, 8, ये पूरे स्पष्ट है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट अंडर विच एल्युमिनियम माइट बी एक्सपेक्ट टू रिड्यूस MgO, यानी एल्युमिनियम जो है ये रिड्यूस कर देगा MgO को। तो फिर ये कौन सा लेक्चर से, तो लेक्चर नंबर 5 यानी इलिंघम डायग्राम से। तो इस तरह से हम लोगों का एनसीईआरटी फिनिश्ड हो गया। तो कल हम फिर केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे, और ये जो स्टेट बोर्ड का जो 10th पास हो गया है उस बच्चे के लिए इंट्रोडक्शन देंगे, जो किस तरह से उसका क्लास चलेगा, इस सप्ताह में कितने दिन उसको वीडियो अपलोड किया जाएगा, और आप लोगों को तो डेली रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही।